नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगमपुरा एजुकेशन में। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, उसमें हमने बात की थी कि कैसे-कैसे भारत में जो है यूरोपीय आते हैं, क्यों आते हैं, क्या उनका उद्देश्य रहता है और कौन पहले आता है। सबसे पहले इसमें डिस्कस किया था हमने पुर्तगालियों के बारे में और उसमें आया था हमारे वास्को डी गामा ने जो 1498 में भारत में पहुँचते हैं और वहाँ पर उसके बाद उनके कुछ गवर्नर आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीना डी कुनमा, इस प्रकार करके कुछ गवर्नर उनके आते हैं और भारत में वो कैसे-कैसे अपनी जो है सत्ता स्थापित करते हैं, क्या-क्या उनके उद्देश्य रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में। दोस्तों, जो भारत में जो भी यूरोपीय आए हैं ना, सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली, ठीक है? फिर आए हैं डच, फिर आए हैं अंग्रेज़, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुर्तगालियों से, अंग्रेज़ों से और जो है फ्रांसीसियों से। तो हम तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका एक परिचय लेकर आएँगे आपके सामने, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके मन में आपके सामने एक तस्वीर पेश करेगी एक बेसिक की, कि भारत में कैसे-कैसे जो है अंग्रेज़ आए हैं। अंग्रेज़ आए हैं, फिर उसके बाद उनके युद्ध होते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और अन्य जो अनेक प्रकार की घटनाएँ भारत में होती हैं। 1857 की क्रांति, ठीक है? ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले जो आज की वीडियो है, ये आपके मन में एक बेस बनाएगी आपके दिमाग में, क्योंकि दोस्तों बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और ये हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। वीडियो आप अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज कब आते हैं, क्यों आते हैं, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर कौन आए थे? फिर आए थे हमारे डच और आज हम बात करेंगे अंग्रेजों के आगमन के बारे में, ठीक है? अंग्रेजों के आगमन के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों, 1599 में क्या होता है? 1599 में एक मिल्टन हाफर्ज मिल्टन हाफर्ज नाम का एक व्यक्ति 1599 में एशिया में यानी कि भारत में पहुंचता है। कहाँ से? यूरोप से। किसको? ये अफ्रीका को पार करके यहाँ पर भारत में पहुंचता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये जो मिल्टन हाफर्ज नाम का व्यक्ति है ना, 1599 में, जो इटली सॉरी ब्रिटेन का रहने वाला है, ये दोस्तों स्थलीय मार्ग से भारत में पहुंचता था। अरबी और तुर्की, इन सब जो अरब कंट्री को पार करके यहाँ पर पहुंचता है। कहाँ पर? भारत में। जब ये भारत में आता है तो क्या दिखता है भारत में? तो भाई व्यापार हो रहा है यहाँ से। अच्छा, ये पुर्तगाली यहाँ से चीज़ें लेते हैं और यहाँ से ये यूरोप में बेच रहे हैं, यहाँ से माल पत्ता बड़ा कमा रहे हैं। तो दिमाग बड़ा था इस व्यक्ति में। इसने भी दिमाग लगाया कि क्यों ना हम भी इस तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए, एशिया में व्यापार करें हम भी। यूरोप के व्यक्ति थे ना ये, तो इन्होंने भी सोचा कि यार हम भी अपने जो उनका वहाँ पर जो देश था ब्रिटेन, तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ व्यक्तियों को मिलकर कंपनी बनाएं, कुछ संस्था बनाएं और यहाँ से हम भी माल पत्ता ले जाए, हम भी तो मतलब हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये क्या करता है व्यक्ति, जब वापस यूरोप में जाता है, कहाँ पर? ब्रिटेन में जब जाता है, यहाँ से इंडिया से जब वापस जाता है, कहाँ पर? ब्रिटेन में, तो यहाँ के कुछ व्यक्तियों से मिलता है, कुछ व्यक्तियों से मुलाकात करता है, मीटिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल मीटिंगें वगैरह होती हैं, तो ये करता है। तो ये उनको कहता है, भाई यार बात ऐसे है, यार एशिया में ना तो बहुत माल पत्ता है, वहाँ पर तो बहुत मतलब मसाले वगैरह, लकड़ी वगैरह वहाँ की तो बहुत जो है कीमती है, और हम क्यों ना हम भी वहाँ से माल पत्ता ले आएँ, ठीक है, और उसको अपने देश में बेचें, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो व्यक्तियों मान के, क्योंकि दोस्तों उस समय मैंने आपको बताया था ना, यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, वहाँ पर लोगों के पास पैसा आ गया था, पूंजीवादी व्यवस्था का वहाँ पर विकास हो गया था। लोग जो है अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे ताकि वो और अधिक अमीर बन सके। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक समूह बनाया और वो क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं वो? 1600 में ब्रिटेन में किसका राज होता है? महारानी एलिजाबेथ एलिजा एलिजाबेथ का वहां पर शासन होता है। तो वहां की महारानी कौन होती है ऐसे में? ब्रिटेन की एलिजाबेथ। तो ये महारानी जी बोलते हैं, महारानी जी, हमने ऐसे ऐसे कुछ व्यक्तियों का समूह बनाया है। एक प्राइवेट कंपनी थी ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? तो हमने एक ऐसा ऐसा समूह बनाया है और हम क्या करते हैं, हम एशिया में व्यापार करना चाहते हैं। जैसे पुर्तगाली भी जो है वहां से व्यापार कर रहे हैं, उनका भी जो है देश संपन्न हो रहा है, तो हमारा देश भी संपन्न होगा। तो महारानी जी एलिजाबेथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसने भी दिमाग लगाया कि क्यों ना यार इनको भेज देते हैं वहां पे ना, तो ये भी माल पत्ता लेके ही आएंगे, देश में कुछ जो है फायदा ही होगा इससे। तो महारानी जी एलिजाबेथ इनको जो है क्या करती हैं, अनुमति दे देती हैं, ठीक है? अनुमति देते हैं, जिसको हम चार्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चार्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये महारानी एलिजाबेथ इनको अनुमति दे देती है। अनुमति देने के बाद क्या करते हैं ये व्यक्ति, कि ये व्यक्ति जो होते हैं अमीर होते हैं, उनका क्या होता है? प्रॉफिट सिर्फ
प्रॉफिट कमाना मतलब उद्देश्य का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति 1601 में, ठीक है, 1601 में ये व्यक्ति कहाँ पर पहुंचते हैं, ये व्यक्ति पहुंचते हैं इंडोनेशिया। ये व्यक्ति इंडोनेशिया पहुंचते हैं। इंडोनेशिया पहुंचने के बाद ये वहां पर क्या करते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक मसलन द्वीप है, वहां पर सबसे पहले अपना डेरा डालते हैं, इंडोनेशिया में जाते हैं सबसे पहले ये व्यक्ति कौन, ब्रिटेन। अब वहां पर जाते हैं, वहां पर से माल पत्ता ले जाना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि शुरू से इनका तो यूरोपियों का क्या काम रहा है, आओ मसाले वगैरह खरीदो और यूरोप में जाओ, क्या करो, उनको फालतू रेट में बेचो और अपना प्रॉफिट कमाओ। जैसे पुर्तगाली वास्को डी गामा यहाँ पर आए थे, तो वो 60 गुना मुनाफे में उस व्यक्ति ने क्या किया था, मतलब मुनाफा कमाया था, तभी उनका इधर रुझान हुआ ना, उनकी तभी इस तरफ दिमाग लगा कि हम भी जो है जैसे इधर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे ही पुर्तगाल ये जो ब्रिटेन थे, ठीक है, ब्रिटिश थे जो, यहाँ पर ये सबसे पहले कहाँ पर डेरा डाला इन्होंने, कहाँ पर डाला, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में डेरा डालने के बाद इनके दिमाग में बात आई कि क्यों ना हम इंडिया में भी जाएं, इंडिया से भी अपना व्यापार जोड़े, इंडिया में से हम कुछ चीज़ें लेके यूरोप में बेचेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, भूमध्य सागर के आसपास पड़ते हैं क्षेत्र, इंडोनेशिया और भारतीय। मैंने आपको जियोग्राफी में सब कुछ करवा रखा है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, कैसे है, जरूर से वो हमारे चैनल पर विजिट करके जियोग्राफी से संबंधित जरूर वीडियो देखेगा। क्योंकि जियोग्राफी होती है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो हिस्ट्री या पॉलिटी है आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित है, हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो इंडोनेशिया में जैसे पहुंचते हैं तो उनका क्या, कहाँ की तरफ रुख ज्ञान होता है, इनका होता है इंडिया की तरफ, ठीक है। इंडोनेशिया से इनका इंडिया की तरफ रुख ज्ञान होता है। तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 1608 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंग। तो ये व्यक्ति क्या करता है, भारत में पहुंचता है। और जब दोस्तों इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या 1600 में जो मतलब वहां पर स्थापना हुई थी ना, महारानी एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी, तो उस समय वहां पर तो महारानी एलिजाबेथ का शासन था और भारत में अकबर का शासन था। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की वहां पर स्थापना हुई थी यूरोप में, तो मतलब भारत में किसका शासन था, तो भारत में अकबर का शासन था और वहां पर महारानी एलिजाबेथ का। तो ये व्यक्ति क्या करता है, जो कैप्टन हॉकिंस था, ये व्यक्ति 1608 में क्या करता है, 1608 में ये व्यक्ति कहाँ पर पहुंचता है, ये व्यक्ति भारत पहुंचता है। लेकिन ये व्यक्ति किसको मिलने आता है, ये व्यक्ति मिलने आता है यहाँ पर अकबर को, अकबर को मिलने आता है। लेकिन अकबर की शासन से जो है हट जाते हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका यहाँ पर किसका शासन स्थापित हो जाता है, यहाँ पर जहांगीर का शासन स्थापित होता है। किसका, जहांगीर का। मिलने किसे आता है, अकबर से, ठीक है, मिलने तो अकबर से आता है, लेकिन यहाँ पर जहांगीर का शासन स्थापित हो जाता है। तब ये व्यक्ति 1608 में कहाँ पर पहुंचता है, ये व्यक्ति पहुंचता है भारत। कौन, कैप्टन हॉकिंग, सबसे पहला व्यक्ति, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जहांगीर से मुलाकात की। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कैप्टन हॉकिंग से ही को भारत में क्यों भेजा गया ब्रिटिशों द्वारा। आखिर किसमें क्या, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना व्यक्ति में, कुछ ना कुछ इसमें के अंदर जो है गुणवत्ता तो होगी। आखिर इसी व्यक्ति को ही यहाँ के राजा के पास क्यों भेजा गया, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। यहाँ चीज़ों को कहानी बनाकर समझिए दोस्तों आप, ठीक है, नहीं बहुत आसान है सारी चीज़ें। तो क्या होता है, ये व्यक्ति जो है ना कैप्टन हॉकिंस, ये व्यक्ति एक तो अरबी जानता है, एक तुर्की जानता है, फारसी जानता है और क्या जानता है, इंग्लिश भी जानता है। तो देखिए ये मतलब बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, जो यहाँ के जहांगीर वगैरह जो मतलब भारत के उस समय राजा महाराज थे वो भी जानते थे, ठीक है, अरबी उर्बी। तो भाई वहाँ के जब राजा को इस व्यक्ति से मुलाकात उनकी हुई तो उनको लगा भाई ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये तो हमारी संस्कृति जुड़ा हुआ है, बहुत खुश हुए। और उसने क्या किया, जहांगीर ने इनको किसकी उपाधि दी, इसको उन्होंने उपाधि दी इंग्लिश खां की। किसको दी उपाधि, कैप्टन हॉकिंस को। किसने दी, जहांगीर ने। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से मिलने गए तो उनको किसकी उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खां की। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये सब चीजें। अच्छा, क्वेश्चनों की आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसके लिए जो हमारे तीनों पार्ट खत्म हो जाएंगे इसके फ्रांसीसियों के भी, तो हम एक अंत में वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए किसकी क्वेश्चन से संबंधित बहुत ज्यादा, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सारा कुछ होगा, ठीक है। अब हम फिलहाल डिस्कस करते हैं यहाँ के बारे में। तो क्या होता है, 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचता है, जहांगीर से मिलने के लिए, कहाँ पर, ये जब ये अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था कैप्टन हॉकिंस का यहाँ से इनसे मिलने के लिए, इनका उद्देश्य था कि हमें जहांगीर जो है ना सूरत में, गुजरात में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दें, ऐसी इनकी जो है आशा थी। अब क्या होता था, जो गुजरात में ही क्यों, क्योंकि दोस्तों गुजरात हमारा पड़ता है यहाँ पर भारत में, और गुजरात का पोर्ट उस टाइम था मशहूर, क्यों, क्योंकि दोस्तों गुजरात में जो है एक तो संपन्न थे गुजरात और बंगाल,
गुजरात में से इनको ये था कि यहाँ पर हम माल पत्ता अपना आसानी से एक ऐसा मतलब फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे। बट फैक्ट्री से हमारा क्या मतलब था उस टाइम, वेयर हाउस, ये गोदाम वगैरह तो है दोस्तों, जहाँ पर से आसपास के क्षेत्रों से चीज़ें खरीद कर इसमें रखी जाती थी। यहाँ से ये अपने जहाज में भरते थे और यूरोप ले जाते थे। तो इसलिए इनको यहाँ पर जो है लगाने की अनुमति जो ये चाहते थे, किससे, जहांगीर से, कैप्टन हॉकिंस। तो लेकिन क्या होता है दोस्तों, शुरू शुरू में तो जहांगीर से इससे खुश होते हैं, उनको कुछ रियायतें वगैरह दे देते हैं और कह देते हैं चलो भाई आप यहाँ पर अपना फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। उनको क्या था, जहांगीर जी, अच्छा मुगल जो थे ना, इनको ये था कि ये जैसे इनका व्यापार यहाँ पर होगा, इनको माल पत्ता कर वगैरह मिलेगा और इनकी भी जो है पूंजी बढ़ेगी। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके लिए ही बहुत बड़ी विपदा बन जाती है अंग्रेजों को छूट देना। इसलिए मतलब क्या होता है, ये अंग्रेजों को यहाँ पर व्यापार की जो है अनुमति दे देते हैं। किसी कैप्टन हॉकिंस को 1608 में क्या कहते हैं, भाई ऐसा करो आप यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह ला सकते हो। 1609 में इनका यहाँ पर काम चलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर किसका शासन होता है, यहाँ पर पुर्तगाली को शासन भी यहाँ पर छाया होता है। पुर्तगाली जब आवाज उठाते हैं, नहीं नहीं ये आपने कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप गुस्सा तो होंगे क्योंकि दोनों यूरोप के व्यक्ति हैं ये, और बाद में ये भिड़ेंगे भी बड़े बुरे तरीके से, क्या होगा इनका देखिए आगे देखेंगे पापू। तो क्या होता है, जब ये अपना ये पुर्तगाली आवाज उठाते हैं किसके सामने, ये किसके सामने आवाज उठाते हैं, जहांगीर के सामने, नहीं नहीं आपने तो गलत कर दिया भाई, ये ऐसे इनको अनुमति नहीं दे सकते। तो जहांगीर मना कर देते हैं, देखो भाई ये बात ऐसी है, आपको मैं कुछ प्रॉब्लम है, आपको अनुमति नहीं दे सकता। तो ये क्या करते हैं कैप्टन हॉकिंस जी, जो हमारे अंग्रेज होते हैं, ये 1611 में कहाँ पर, यहाँ पर मसूलीपट्टनम एक जगह है, कौन सी, मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मछलीपट्टनम के नाम से जाते हैं। यहाँ पर 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। लेकिन इन्हें ना फैक्ट्री का काम कहाँ शुरू कर दिया था, गुजरात में, लेकिन वो बंद हो गया किसी कारणवश। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, अब पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों की आमने सामने टक्कर होती है। अब देखिए पुर्तगाली भी कम नहीं थे और अंग्रेज भी कम नहीं थे, ठीक है, दोनों की यहाँ पर टक्कर होती है। क्या होता है अब अच्छा अंग्रेजों के मन में ये होता है कि हमने तो सूरत में फैक्ट्री का काम चालू किया था, हमने तो वहां पर फैक्ट्री लगानी ही लगानी है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक घटना होती है, कब, 1612 में। 1612 में क्या होता है, सवाली एक जगह है, कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात में जगह पड़ती है सवाली, एक सवाली का युद्ध होता है 1612 में। किसके बीच होता है ये किसके बीच होता है, एक तो पुर्तगाली और दूसरी तरफ कौन होते हैं हमारे, दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के बीच में यहाँ पर क्या छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। और जंग छिड़ जाती है, परिणाम क्या होता है इसका, इसका परिणाम होता है हमारे जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, इनकी जीत हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये युद्ध क्यों होता है, ये युद्ध इसलिए होता है ताकि जो ये हमारे अंग्रेज हैं ये अपनी सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर सके, ठीक है, यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व जमा सके। अब क्या होता था, पुर्तगालियों की हार हो जाती है और इनकी फैक्ट्री किनकी, यहाँ पर गुजरात में इनकी फैक्ट्री लग जाती है 1613 में। 1613 में इनकी क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुजरात में अंग्रेजों ने फैक्ट्री कब स्थापित की, 1613 में, ठीक है, और बनकर तैयार हुई 1613 में स्थापित हुई, और लेकिन इन्होंने काम कब शुरू किया था वहां पर, 1609 के लगभग काम शुरू कर दिया था। ठीक है, ये हो गया जिसका एक बैकग्राउंड कि यस कैसे अंग्रेज सूरत में अपना शासन स्थापित करते हैं। अब उसके बाद क्या होता था, ये भाई यहाँ के राजा महाराजा खुश हुए, उनको लगा कि भाई पुर्तगालियों के सामने तो अंग्रेज बड़े हावी हुए हैं, बड़ी इनकी तो पावर है। तो पुर्तगालियों का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरह से पतन होना शुरू हो जाता है, किसके, सवाली के युद्ध के बाद। अब क्या होता है दोस्तों, 1615 में क्या होता है, 1615 में, अच्छा 1603 में क्या होता है, कहाँ पर, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर कौन हो जाता है, जेम्स प्रथम को यहाँ पर जो है राजा बनाया जाता है। ठीक है, जेम्स प्रथम। अब 1615 में जेम्स प्रथम का दूत टॉमस रो एक व्यक्ति था, ये किसका, कौन था ये, जेम्स प्रथम का दूत था, जो वहां का महाराजा था। ठीक है, तो ये टॉमस रो भारत पहुंचता है और ये क्या करता है, यहाँ के राजाओं से मुलाकात करता है। बहुत बड़े निरम दिल वाला व्यक्ति था, बोलने की बहुत अच्छी इनको तरबीक थी, ये इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं यहाँ के राजा। तो क्या करते हैं, बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं चलो भाई बात ऐसे है, देखो व्यापार अगर आपको करना है, हमें, उनको क्या था, यहाँ के राजाओं को, उनको चाहिए था कि हमें कराता रहेगा और यहाँ पे व्यापार करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन
इनके लिए बड़ी ये मतलब बाद में विपदा बन जाती है, इनको अनुमति ऐसे ऐसे देना। तो टॉम सरोज जी क्या करते हैं, दरबार में पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, राजा जी हमें भी कुछ माल पत्ता या मतलब व्यापार करने के लिए कुछ वो दीजिए हमें भी, हम भी मतलब ऐसे यहाँ पर व्यापार करने आए हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं, तो भाई इनको कुछ रियायतें वगैरह मिल जाती हैं। ये क्या करते हैं, टॉम सरोज जी हमारे अहमदाबाद के इलाके में, गुजरात के आसपास, ठीक है, एक तो गुजरात के आसपास यहाँ पर, ठीक है, और कुछ इधर अपना यहाँ पर मसूलीपट्टनम के आसपास कुछ यहाँ पर वगैरह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करना छोटी मोटी शुरू कर देते हैं। यानी कि इनका शासन अभी साउथ में पूरी तरह फैलना शुरू हो जाता है टॉम सरोज के बाद। अब क्या होता है ये, अच्छा कुछ दो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्या होता है दोस्तों, 1639 में ये जॉर्ज फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की जाती है मद्रास में। मद्रास में यहाँ के राजा से ये पट्टे पर ले लेते हैं ये सारी चीजें किराए पर, मद्रास का इलाका। और वहां पर 1639 में फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर किलेबंदी शुरू करना कर देते हैं। कहाँ पर, मद्रास में। अब मद्रास से क्या जाते हैं, ये बंगाल में जाते हैं, ठीक है, कलकत्ता में। तो ये 1700 के करीब, ठीक है, 1700 के करीब यहाँ पर फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ होती है, हमारी कलकत्ता में। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ये कि फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कहाँ होती है, 1639 में मद्रास में, और 1700 के करीब कहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में हो जाती है। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण बातें कहाँ पर, मद्रास को लेकर और कलकत्ता को लेकर, ठीक है। अब क्या होता है देखो इनके पास, अच्छा एक तो ये मद्रास हो गया, ठीक है, और ये कलकत्ता हो गया यहाँ पर, ठीक है, कलकत्ता हो गया। अब क्या होता है, बम्बई बसता है। इनके पास क्या होता है दोस्तों, एक घटना होती है कब, 1661 में। 1661 में घटना होती है, क्या होती है, जो पुर्तगाली होते हैं ना हमारे, पुर्तगाली, ठीक है, और इधर एक तरफ होते हैं हमारे ब्रिटेन, अंग्रेज, ठीक है। पुर्तगाली क्या करते हैं, अपनी महारानी की शादी, उनकी एक रानी होती है जिसका नाम होता है महारानी, ठीक है, नाम मेरे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर से ब्रिटेन के होते हैं चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। और ये जो थी ना, कैथरीन थी दोस्तों, ये पुर्तगालियों की जो मतलब महारानी थी वहां की, कैथरीन की शादी किससे कर देते हैं, चार्ल्स द्वितीय थे। चार्ल्स द्वितीय से शादी करते हैं कौन, पुर्तगाली, ब्रिटेन के राजा से, चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। और लेकिन दहेज में क्या करते हैं, दहेज में ये क्या करते हैं, भारत का एक स्थान है बम्बई, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जिसको महानगरी भी कहा जाता है। बम्बई को ये क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं, किसको, ब्रिटेन को, कौन, पुर्तगाली। शादी वहां हो रही है और क्या कर किया जा रहा है, दहेज में क्या दिया जा रहा है, बम्बई, भारत का एक राज्य। कितनी बुरी बात है ये, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होता है, जब इनको ये दहेज में दिया जाता है तो चार्ल्स द्वितीय तो यहाँ आने से गए, यहाँ तो रहने से गए, वो क्या करते हैं, उनको जब पता तो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर व्यापार वगैरह कर रही है, ठीक है, कंपनी ब्रिटेन की। तो ये क्या करते हैं, 1668 में फिर एक घटना होती है, क्या होता है, 1668 के अंदर एक घटना होती है, क्या होता है, ये जो चार्ल्स द्वितीय जो राजा होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रेंट पर, यानी कि 10 पाउंड वार्षिक पर क्या करते हैं, इनको, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करते हैं, मुंबई दे देते हैं। कौन, ये हमारे चार्ल्स द्वितीय, जो कि इनको दहेज में दिया था कि इन्होंने, पुर्तगाली में, ठीक है। इस तरह अब इनका क्या होता है, इनका शासन बम्बई, मद्रास और कोलकाता तीनों पर इनका शासन स्थापित हो जाता है। और इसको बाद में अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी का नाम भी दिया है। यहाँ पर इनका पूरा शासन जम जाता है। और इस तरह इनका छोटा मोटा शासन जो हमारे टॉम सरो थे, उन्होंने भारत में जमाने की जो है पूरी भूमिका निभाई है, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में, आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, एक घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसको हमने कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। अब कंपनी को मैग्ना कार्टा, ये आपने कई बार शायद सुना भी होगा, कई दोस्तों ने, मेरे ने, ये क्या चीज़ है हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है दोस्तों, 1715 में 1715 में क्या आता है, एक जॉन शर्मन एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे ये, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन जो है, मिशन, कुछ व्यक्ति को मिशन समूह होता है, जॉन शर्मन की अध्यक्षता में, ये क्या करता है, भारत पहुंचता है, कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, भारत पहुंचता है ये। अब भारत पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, 1715 में फ्रुक्सियार क्या होते हैं, फ्रुक्सियार एक जो है हमारे यहाँ के राजा होते हैं, ठीक है, राजा होते हैं, ठीक है, बंगाल के।
तो अब ये क्या करते हैं, फ़रुखसियार जो उस समय बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, इनकी कुछ जो है फोड़ा वगैरह कहते हैं, अभी इनकी लात वगैरह पे हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार थे, मरने की कगार में थे ये व्यक्ति। अब लेकिन जब 1715 में यहाँ पर जॉन शरमन मिशन जो है भारत में, कहाँ पर, भारत में जब ये जॉन शरमन मिशन आता है, तो उसमें होते हैं एक, कौन होते हैं उसमें, हैमिल्टन नाम के एक क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, हमारे फ़रुखसियार जी बीमार होते हैं, फ़रुखसियार जी के लात पे क्या कुछ फोड़ा वगैरह हो जाता है, लेकिन मरने के कगार में होते हैं। लेकिन जो हैमिल्टन नाम का एक व्यक्ति होता है जॉन सरमन के मिशन में, ये करते हैं, उनके फोड़े को ठीक कर देता है, किनके, इसके अपना फ़रुखसियार जी के। तो मोगैम्बो खुश हो रहा, वाली यहाँ पर बात हो जाएगी, मोगैम्बो खुश हो गया, भाई मुझे तो बीमारी से मरने से बचा लिया अंग्रेजों ने। बहुत ज़्यादा जल्दी खुश आते राजे महाराजा, तो आपको पता ही होगा ना, फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा ना, जब राजे महाराजा उसमें खुश हो जाते हैं तो मतलब उनको कहते हैं, मांगो मांगो दरबार में, आपको क्या मांगना है, आपकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। तब क्या करते हैं, ये राजा जी खुश हो जाते हैं, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको कुछ रियायतें दे देते हैं, और जो बाद में बहुत ज़्यादा भारत के लिए नुकसानदायक बनती हैं। क्या करते हैं ये फ़रुखसियार जी, एक बहुत ही बड़ा काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि आप ऐसा करो, मुझे 10,000 रुपये वार्षिक दो, और गुजरात को पकड़ो, यानी कि गुजरात में आप मुक्त व्यवहार कर सकते हो, सिर्फ मुझे आप साल के 10 वर्ष 10,000 देते रहना, और 3,000 पर आप क्या करो, मुझे वार्षिक दो, और किसको, बंगाल बंगाल पर अपना मनचाहा व्यापार करो, यानी कि बंगाल में आपके लिए दरवाजे खुले हैं व्यापार के लिए, कर वगैरह आपको मुफ्त है। ठीक है, आप क्या करो, सिर्फ मुझे 3,000 रुपये वर्ष के देते रहो, ऐसे ही 10,000 रुपये मुझे गुजरात के देते रहो, जिसको कंपनी का क्या कहा है, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा। ये बाद में, ये कंपनी का जो मैग्ना कार्टा होता है ना, ये बक्सर और प्लासी के युद्ध में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको राजे महाराजा तब रोकने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजों के इनके साथ युद्ध लेंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो ये बात होती है, और एक ये बात होती है, और तीसरी बात क्या होती है इसमें, वो कहते हैं जो मुंबई है ना दोस्तों, मुंबई में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर चार्ल्स द्वितीय जी जो है, उनको वो दे देते हैं सारा कुछ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहले ही 1668 में, कि आप यहाँ पर शासन स्थापित करो, और मुझे जो है 10 पाउंड देते रहो वर्ष का। तो ये मुंबई में कुछ सिक्के वगैरह डालते हैं अपने, जो है ब्रिटेन से संबंधित होते हैं। तब ये क्या कहते हैं, जो हमारे फ़रुखसियार जी राजा होते हैं, क्या कहते हैं, भाई इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपके जो मुंबई में सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं ना, आपको मुगल साम्राज्य में उनको चलाने की इजाज़त मिलती है। सिर्फ ये करते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, मरने से बचा देते हैं, और कितनी रियायतें मिल जाती हैं, क्या करते हैं, बंगाल मिल जाता है, गुजरात मिल जाता है, और मुंबई में जो सिक्के बना रहे हैं उनको, इनको मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल जाती है। और जो भी इनका सिक्का, क्या कहते हैं हम दोस्तों, सिक्का कहते हैं, जिसका सिक्का सर चलता है ना, फिर उसी की राह चलता है। और जब इनका सिक्का चलना यहाँ शुरू हो गया ना, यही चीज़ें 1717 में, कंपनी का मैग्ना कार्टा भी जिसे कहा जाता है, तो मतलब यहाँ से अंग्रेजों की ना एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये अब इनका लालच बन जाता है, यहाँ पर ये प्रशासन में भाग लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आते किसके लिए है, सिर्फ व्यापार करने के लिए। लेकिन ये कंपनी जो है ना, भारत का नाश कर देती है, भारत को दुखी बहुत करती है, लूट लेती है हमारे देश को, लेकिन हमारे देश भी यहाँ पर इनको धूल चटाएगा बीच बीच में। कैसे कैसे 1857 की क्रांति होती है, आपने पढ़ सुना होगा ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अकेले के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इतिहास भारत में रहा है, बहुत लंबा रहा है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इनकी पूरी सत्ता जो है यहाँ पर स्थापित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों हम जो है ना, मैं अकेला अकेला पार्ट लेकर आऊँगा। अब इनके जो है ना दोस्तों, 1746 से लेकर 1763 तक, ठीक है, 1763 तक इनके कर्नाटक के युद्ध होते हैं। किसके, कर्नाटक के युद्ध। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये किसके बीच में होते हैं, ये फ्रेंच और अंग्रेज, इनके बीच में होते हैं 3 युद्ध। ये हम, जब मैं फ्रेंच वाला पार्ट थर्ड लेकर आऊँगा, यूरोपीय कंपनी के बारे में, तो उसमें डिस्कस करेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, और क्या होता है, अपना 1857 की क्रांति है, इस पर वीडियो बनाऊंगा, प्लासी के युद्ध पे वीडियो बनाऊंगा, बक्सर के युद्ध पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक परिचय दिया है, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि कैसे वो भारत में आते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जब भी कोई लेसन वगैरह, जब छोटे बच्चे होंगे, मैं भी था, तो हमने उसमें पढ़ते थे ना हम, लेसन कोई आता था उसका जीवन परिचय, यानी कि किसी कवि का, तो कवि के आगे बातें डिस्कस करते थे। तो उसी तरह हमने आज कंपनी का एक जो है परिचय डिस्कस किया है, कैसे कैसे भारत में आए, क्यों आए, किस तरह उन्होंने भारत में अपनी संस्था स्थापित की। ये एक बैकग्राउंड है, बिहाइंड द पिक्चर का
सीन है ये, क्योंकि ये आपका एक बेस है। इसके बातें अगर हम जब आप पढ़ेंगे हम प्लासी के बक्सर के युद्ध के बारे में, कर्नाटक के युद्ध के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आपको पता लग जाएगा ना कि अभी भारत में स्थापित करना चाहते हैं अंग्रेज अपना शासन, और क्यों फिर वो चाहते हैं कि यहाँ पर और कोई कंपनी ना रहे, इसीलिए फिर इनके फ्रांस के साथ भी युद्ध होते हैं। फिर ये इनके मन में लालच आता है कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, द्वैध शासन प्रणाली लेकर आते हैं यहाँ पर। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, कब आती है, क्यों। फिर ये अपना रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं 1773 का, जिससे कंपनी के शासन यहाँ पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें अंग्रेजों के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कौन आए थे हमारे, सबसे पहले आए थे हमारे यहाँ पर पुर्तगाली, ठीक है। फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज और एक डेनिश। डेनिश जो है ना दोस्तों, सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश, ठीक है दोस्तों। डेनिश जो है ना, फिर आए फ्रेंच। ये अब हम करेंगे किसके, डेनिश के बारे में। डेनिश, डेनिश जो है ना दोस्तों, एक डेनमार्क की कंपनी थी। लगभग ये 1616 के करीब जो है भारत में पहुंचते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर छोटे मोटे यहाँ पर जो स्थान होते हैं यहाँ पर वगैरह अपनी फैक्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत स्थापित करते हैं। लेकिन ये कुछ समय तक भारत में बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा यहाँ पर तो पहले ही क्या कर रहे हैं, पुर्तगाली लड़ रहे हैं, अंग्रेज लड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रांसीसी लड़ रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई ये यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह चल रहा है, हमें क्या करना है, हमें इनके चक्कर में नहीं फंसना है। हम क्या करेंगे भाई, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे। इन्होंने तो अपना इनको नमस्कार करी, और 1845 के करीब, इनका ज़्यादा इतिहास यहाँ पर भारत में नहीं रहा, ना ही इनसे ज़्यादा डेनिश से कोई भी आपको ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने वही पढ़ना है जो एग्जाम से हमारे महत्वपूर्ण है और हमारी नॉलेज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेनिश 1845 में अंग्रेजों को सब कुछ अपना देकर यहाँ से बाय बाय टाटा टाटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये थी डेनिश के बारे में थोड़ी बहुत ही बातें। कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके बारे में बातें होंगी, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चीज़ों को रटिएगा नहीं, चीज़ों को समझिएगा। ये चीज़ें समझने के बाद यदि आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको कोई भी अगर इसमें समझ नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करिए, रुकिए, देखिए, एक से नहीं 2 बार देखिए। और अधिक जो कोई भी आपको सुझाव देना हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, ज़रूर से देखिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।